शुरू कर सीरीज का हिस्सा शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप अन्य विद्यार्थियों के कंपैरिजन में आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा। मेरा टारगेट है कि आप लोग स्कोरिंग करें, 25 में 25 करें। बीएसएससी में 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही जो है बीएसएससी क्या कर रहा है, तो कोई भी एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसी पैटर्न पे। तो हम आपके लिए सारा पैटर्न लेकर आ रहे हैं, तो आप इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 8 चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे वो परसेंटेज का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि रमेश के वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले रमेश का वेतन मान लिया जाए 100 है, उसमें 10% की कमी की जा रही है, यानी 10% की कमी की जा रही है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10% की कमी करेंगे। उसके बाद बोल रहा है तत्पश्चात उसके कम किए गए वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। तो कम किए गए वेतन यानी 90 ना है, कम किया गया वेतन, तो इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। तो ध्यान दीजिए 90 का 10% आपको कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 10/100 यहाँ होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, आपका बच गया 9 हो गया। तो देखिए क्या होगा कि 9 वृद्धि होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 99। अब आपसे पूछ रहा है तो बताइए कि रमेश को कितना हानि हुआ है। तो देखिए पहले रमेश का वेतन 100, अब 99, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो मतलब 1% का हानि हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये आपका जो हानि हुआ है ये 1% का हानि हुआ है। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए आपका अगला प्रश्न में है कि 1997 में हम लिख रहे हैं डाटा कि 1997 में एक ओवन की कीमत जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 2000 ईस्वी में उसी ओवन की कीमत जो है कितना हो गया है, उस ओवन का कीमत हो गया है 4800 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि 1997 से 2000 ईस्वी के बीच में ओवन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा 2500 और 4800, तो आप पहले 0 खत्म कर दीजिए। फिर बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, 2500 और 48 में कितना ज्यादा है, तो 23 ज्यादा है। कि वृद्धि यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, वृद्धि यानी कहाँ से वृद्धि हुआ है, 2500 से ना वृद्धि हुआ है, तो हम 25 को नीचे लेंगे और क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो ये 25 से 4 बार में यानी 2300 के 92, यानी 92% का जो है वृद्धि हो गया है ओवन के कीमत में। हमेशा आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस चीज से वृद्धि होगा, यानी पहले वाला चीज हम निकालेंगे, जैसे 25 से वृद्धि हो रहा है ना, तो हम 25 को नीचे लेंगे। एक चीज और आपको परसेंटेज में ध्यान देना होगा। देखिए हम अगले प्रश्न में अगर वैसा टॉपिक आता है तो हम आपसे डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिए। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पे क्या, कि पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, पास होने के लिए उसको चाहिए 36% अंक कितना चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि उसे 130 अंक मिलता है, यानी यदि उसे 130 अंक मिलता है तो वह क्या होता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा उसको 130 अंक मिल रहा है, वह 14 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 130 + 14 हम करेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि उसको 14 अंक और ना चाहिए, 14 अंक से वो फेल हो रहा है, तो 14 अंक और चाहिए, यानी टोटल हो गया कितना, 144 अंक चाहिए उसको क्या, पास होने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि परीक्षा का अधिकतम मार्क्स बताइए, मतलब टोटल मार्क्स कितना था। तो ध्यान दीजिएगा कि पास होने के लिए 36% क्या है, पासिंग प्रतिशत है, तो 36% पासिंग प्रतिशत है, और 144 आपका पासिंग नंबर है, 144 पासिंग नंबर है ना, पास होने के लिए 144 चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या अधिकतम, यानी अधिकतम कितना होगा, 100% मार्क्स ही अधिकतम होगा ना। तो ध्यान दीजिए हमको क्या करना है कि हमें क्या करेंगे, 144 का तुलना 36 से करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका पासिंग मार्क दिया हुआ है परसेंटेज में, और रियल देखिए निश्चित वैल्यू में ये दिया हुआ है 144, 36% पास करने के लिए चाहिए, और अधिकतम अंक आपका कितना है 100, तो हम 100 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितने बार में चला गया, तो ये हो गया 4 बार में, यानी अधिकतम मार्क्स कितना था, यानी 400 नंबर का टोटल एग्जाम था उसका। अब हम चलते, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक गांव में 40% पुरुष है और 30% महिला है एवं शेष बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा जब आपका 3 डाटा ऐसे शेष बच्चे हैं, इतना प्रतिशत महिला पुरुष दिया रहे,
तो आपको सबसे पहले मानना है कि मान लिया जाए ये टोटल कितना है, 100% किसी भी गांव का जनसंख्या होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है, हम इसमें बोल रहे हैं कि बोल रहा है 40% जो पुरुष है, यानी मेल जो है आपका वो कितना प्रतिशत है, 40%। फिर बोल रहा है कि 30% जो है कि महिलाएं हैं, यानी फीमेल आपका कितना है, 30%। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष बच्चे हैं, तो जोड़िए 40 और 30 70, 40 30 70, तो 100 था टोटल, उसमें से क्या करेंगे 70 हम माइनस करेंगे तो आपका चिल्ड्रन यानी बच्चा टोटल कितना बच जाएगा, तो 70 माइनस किया यानी आपका बच्चा टोटल कितना है, तो 30% बच्चा है। ठीक है, इतना डाटा हो गया। अब देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि उस गांव में 60% पुरुष क्या है, विवाहित है। 60% पुरुष विवाहित है, यानी कि ये 60, इसका 60% पुरुष विवाहित। देखिए इसको रेशियो में लीजिए तो आप परसेंटेज हटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर रेशियो में ले रहे हैं तो परसेंटेज हटा सकते हैं। बोल रहा है कि 60% पुरुष विवाहित है, तो बताइए कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिला विवाहित है। तो पहले हम निकालते हैं कि कितना प्रतिशत पुरुष विवाहित है। तो देखिए 40 का 60% यानी कितना हो जाएगा, 40 गुना 60/100 आएगा। यानी बोला जा रहा है कि मान लिया जाए अगर उस गांव में 100 आदमी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये 24 पुरुष जो है विवाहित हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे अगर हम किसी गांव का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर 24 पुरुष विवाहित है तो महिला भी तो 24 ही ना विवाहित होगी। सारे पुरुष का शादी तो महिला से ही हुआ होगा, तो सारे पुरुष की शादी महिला से हुई, यानी महिला और पुरुष की संख्या बराबर होगी विवाहित में। तो ध्यान दीजिएगा ये कितने प्रतिशत महिला विवाहित है, तो पुरुष कितना है, 24 पुरुष जो है, 24 क्या कर रहा है, इतना विवाहित है, तो महिला कितना है, 30 है ना। तो 24 30 महिला से निकालना है आपको प्रतिशत, यानी 24 महिला विवाहित है और टोटल महिला कितना है, 30 ना, और गुना 100 आपको प्रतिशत निकालना है। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से 8 बार में, यानी कितना हो गया, 80% जो है उस गांव की महिला क्या है, विवाहित है। 80% उस गांव की महिला विवाहित है। आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका पूछे, ध्यान रखना कि जब एक गांव का बात हो रहा है तो जितना प्रतिशत पुरुष विवाहित होंगे उतने ही प्रतिशत महिला विवाहित होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि ए का वेतन बी से 25% कम है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए का वेतन बी से, यानी बी है 100, तो ए का वेतन इससे क्या है, 25% कम है, यानी ये हो गया 75। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बहुत सारे लोग ये करेंगे कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो 75 से 100 कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, ये कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। देखिए ध्यान देना है, हम इसका रेशियो लेते हैं 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में। बोल रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, एक अधिक है ना, यहाँ एक अधिक है ना, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। और ध्यान दीजिएगा जिसमें का और से लगा रहे, क्या दिया हुआ है, ए से, ध्यान दीजिएगा ए से, जिस भी वर्ड में आपका से या का लगा रहे, प्रतिशत निकालने टाइम आपको हमेशा उसको कहाँ रखना है, तो हर में रखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 1/3 और गुना 100, यानी आपका कितना आ गया, ये 33.1/3%, यानी इतना प्रतिशत ये अधिक है। तो हमेशा आपको यही बात हम आपको बोल रहे थे पिछले प्रश्न में कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि ध्यान देना है परसेंटेज में, तो यही कि जब परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाए आपको, तो जिसमें का या से लगा रहे उसको हमेशा आप हर में लिखिएगा, यानी नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि x बाई का 90% है। x जो है बाई का 90% है। x जो है बाई का 90%, यानी बाई अगर 100 है तो x कितना है, 90 है। तो देखिए हम इसको कैंसिल करते हैं, आपका हो गया 9:10। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में आपसे पूछ रहा है तो बाई जो है वो x का कितना प्रतिशत है। देखिए फिर से वही आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, ध्यान दीजिए कि बाई जो है x का, यानी आपको ध्यान रखना है का किसके साथ आ गया, x के साथ ना, तो बाई यानी 10 जो है x का, यानी 9 को हम हर में लिखेंगे, कितना प्रतिशत है, यानी 100 से हम गुना करेंगे, यानी ये आपका कितना हो गया, बाई जो है x का कितना प्रतिशत है, तो आपका ये क्या हो गया, 1000/9, यानी इसको आप करिए परसेंटेज में चेंज करिए, तो 9 एकम 9, 1 0 फिर 9 एकम 9, यानी 111.1% जो है आपका ये ज़्यादा है, मतलब इतना परसेंट है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप हमें ये प्रीवियस ईयर वीडियो जो भी है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये बात तो फिक्स है कि बीएसएससी अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछेगी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार उसका रिविजन कर लेते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इससे पहले अगर आप हम एज का पहले करवा चुके हैं क्लास, तो अगर आप एज का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं वो अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस हम लिख रहे हैं, प्राइस कीमत, चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि हो गया, यानी 100 से 125 हो गया। अब बोला जा रहा है कि बताइए एक घर वालों को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उनके खर्च पे कोई मतलब असर ना पड़े, मतलब उनका खर्च ना बढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो क्या होता है कि प्राइस और खपत यानी मूल्य और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी खपत को बोलते हैं कंजप्शन, तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे का उल्टा, यानी ये हो गया 125 और 100 हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रतिशत का कमी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना क्या बोल रहा है, खपत में ना कमी करना है, तो खपत में कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है, 25। किससे कर रहा है, 125 से ना, तो 125 से तुलना करेंगे और गुना 100 करेंगे, यानी देखिए ये 5 बार में, यानी आपका हो गया ये हो गया आपका कितना, 20%। ध्यान दें, आपको हमेशा हम यही चीज़ बोल रहे हैं, किसी पे आपको ध्यान देना है कि अगर हम 25 का कमी हो रहा है तो पहले वाला लेना है, तो पहले वाला क्या हो गया 125 से ना, तो वही 125 आपको हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में इस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो कितना प्रतिशत हो गया, ये 20% पे आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट आई है, तो एक घर वालों को अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके खर्च में गिरावट ना आए। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सेम प्रश्न है जैसा हमने आपको अभी जस्ट इससे पहले बताए हैं, यही सेम टू सेम प्रश्न। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं। ठीक है, एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, कक्षा में लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ, यानी हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज का क्या दिया हुआ है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो आपका रेशियो दिया हुआ है 16:9 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लड़की का आपका पहले कितना दिया हुआ है, लड़की कितना है 32 है ना, यानी ये जो है लड़की आपका संख्या दिया हुआ है 32, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है रेशियो से, तो हम इसको भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे ना, तो ये आपका लड़का हो गया 18। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो लड़की कितना है 32 है ना, अब प्रतिशत निकालना है तो पूरा विद्यार्थी से प्रतिशत निकलेगा, तो क्लास में पूरा विद्यार्थी कितना हो जाएगा, तब 32 और 18 कितना हो जाएगा, आप जोड़िए तो ये 50 हो जाएगा ना, यानी 50, यानी 50 में जो है 32 लड़की है तो परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से गुना करेंगे ना, यानी 50 दूनी 100, 64% जो है आपका, 64% क्या होगा, तो 64% है लड़की क्लास में, 64% लड़की है क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपका अगला प्रश्न में दिया गया है कि 70 का 4/5वां, तो चलिए हम लिखते हैं 70 का 4/5वां, यानी 4/5 बोल रहा है 112 के 5/7वें। ठीक है, 112 के 5/7वें से ये कितना क्या बोल रहा है कि ये जो है कितना कम है, तो देखिए कितना प्रतिशत में कम पूछ रहा है, तो देखिए निकालिए पहले, ये कितना हो गया 14, यानी 14 चौका 56, ये क्या हो जाएगा, तो 7 से इसको कैंसिल करिए तो ये कितने बार में हो जाएगा, तो करिए 16 बार में हो जाएगा। होता है ना, आप लोग को टेबल जरूर याद रखिएगा, अगर जनरल कंपटीशन में है तो टेबल तो कंप्लीट होना ही चाहिए। तो 16 बार में यानी ये हो गया आपका 80। तो ध्यान दीजिए, आपका पूछ रहा है कि इतना इससे कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है, तो ध्यान दीजिएगा कितना कम है, तो 24 है ना। अब देखिए वही चीज़ जो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि परसेंटेज में ध्यान रखना है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत, यानी 24 जो है 80 से, 80 और गुना 100, तो 20 से करिए, तो 20 से ये 5 बार में और 20 से ये 3 बार में, 3 से 8 बार में, यानी 8 बचे, ये कितना हो गया 40% आपका जो हो गया ये क्या हो गया, कम हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न।
देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 20 से हम 3 बार में काट दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या 24 बटा में 80, यानी 80 से कितना प्रतिशत कम है तो 100 हो जाएगा। अब देखिए 20 से ये 4 बार में न कटता, जिसको हम अभी 3 बार में कर दिए थे, और ये 5 बार में हो गया। तो कितने बार में? 4 से ये 6 बार में, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 30% की कमी हुई है। तो आपको हमेशा देखिए बोल रहा है इससे कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कम है यानी उसको क्या लिखेंगे? हर में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में आपका दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 60% है, यानी विक्रय मूल्य यानी CP विक्रय मूल्य यानी SP जो है क्रय मूल्य का 60%। अगर ये 100 है तो ये आपका क्या बोल रहा है? 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो बताइए किसी चीज को हम 100 रुपया में बेचे और 60, किसी चीज को हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 60 में उसको बेच रहे हैं, तो हानि कितने का हो रहा है? 40 ना। तो कितना प्रतिशत हानि हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा 40 यानी CP पे ना हानि निकलता है, तो 40 गुने 100 यानी आपको हानि कितने प्रतिशत का हुआ है? तो 40% का हानि हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका परसेंटेज का पार्ट 1 है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का आधा क्वेश्चन करवाएं टोटल, उसके बाद आधा क्वेश्चन जो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इस सीरीज को ज्वाइन कर सके वो लोग। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पे BSSC 3 की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सभी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी चैप्टर से उन चैप्टर्स का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज परसेंटेज का हम लोग पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस ईयर, और कुछ क्वेश्चन जो है आज हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू का सीरीज का हिस्सा शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप अन्य विद्यार्थियों के कंपेरिजन में आपका स्कोरिंग ज्यादा होगा। मेरा टारगेट है कि आप लोग स्कोरिंग करें 25 में 25 करें। BSSC में 25 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही जो है BSSC क्या कर रहा है, तो कोई भी एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसी पैटर्न पे तो हम आपके लिए सारा पैटर्न लेकर आ रहे हैं, तो आप इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा अगला हमारा दिया हुआ है प्रश्न, क्या ध्यान से देखिएगा कि एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400। ठीक है, इतना दिया हुआ है। गाँव का क्या है? ये प्रेजेंट टाइम का जनसंख्या दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ, बोल रहा है कि उस जनसंख्या में प्रति वर्ष जो है 5% की वृद्धि होती है। कितना? देखिए ध्यान दीजिएगा कितना का वृद्धि हो रहा है? 5% का वृद्धि हो रहा है। तो 5% वृद्धि कहने का मतलब क्या हुआ कि 5% का वैल्यू कितना होता है? 1/20 होता है ना। तो क्या होगा? अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उस गाँव की जनसंख्या बताइए। तो देखिए प्रेजेंट में क्या है? 2 वर्ष बाद वृद्धि इतना ना हो रहा है, पहले 20 है, 20 से वृद्धि 20 में 1 का वृद्धि होगा, तो 20 से वृद्धि कितना होगा? 21 में। ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट है और ये क्या है? वृद्धि के बाद क्या है? ये हम प्रेजेंट लिख रहे हैं, आपका ये क्या है? ये वृद्धि के बाद का है। अब देखिए कितना बोल रहा है, टाइम आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष, तो कितना बोल रहा है? 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष बाद यानी 2 बार इस सीरीज को हम चलाएंगे। 2 वर्ष है तो देखिए ये कितना आ गया आपका? 400 और ये 441। ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रश्न में क्या ये प्रेजेंट का रेशियो आ गया कि प्रेजेंट में 400 है और वृद्धि के बाद 441 है। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रेजेंट में जनसंख्या आपका कितना है? तो 1,76,400 आपके प्रश्न में दिया हुआ है प्रेजेंट का जनसंख्या। तो प्रेजेंट का तुलना हम प्रेजेंट से करेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि 2 साल बाद उसकी जनसंख्या, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या है? 441 से हम गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये हो गया कितने बार में? 441 बार में, यानी आपका जनसंख्या कितना ये आ गया? 441 का स्क्वायर। ये आपका जनसंख्या आ गया 441 का स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करिए तो क्या हो गया? इसका स्क्वायर करेंगे तो 1,9,4,4,8,1 ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रति वर्ष 10% की कमी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हम किए थे उसी पैटर्न पे है, 10% की कमी होती है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, ये डाटा पे ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद हम यहाँ लिख रहे हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष उस बाद उस गांव की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? तो आपका दिया हुआ है 1,25,000, ये दिया हुआ है 2 वर्ष बाद उस गांव का जनसंख्या। तो देखिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो बताइए कि गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा था गांव की वर्तमान, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे मिस्टेक, 2 वर्ष पूर्व का जनसंख्या दिया हुआ है। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितने की कमी हो रही है? तो 10% की कमी हो रही है।
तो देखिए 10% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में 1/10 हो रहा है, यानी पहले 10 है और उसमें से 1 कम हो रहा है, तो 10 से कम हो रहा है कितना 1, तो यानी 9 हो रहा है। और कितना बोल रहा है 2 वर्ष का टाइम ले रहा है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 9 हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये 100 हो गया और ये आपका 81 हो गया। ये क्या है देखिए 2 वर्ष पहले का जनसंख्या है ना, ये क्या है 2 वर्ष पहले का जनसंख्या है, क्योंकि 2 वर्ष पहले से का जनसंख्या दिया हुआ है, उसी से कमी ना हो रहा है, तो कमी ये हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया वर्तमान का जनसंख्या हो गया। तो आपसे पूछ भी रहा है वर्तमान का जनसंख्या, तो देखिए 2 वर्ष पहले का जनसंख्या आपका दिया हुआ है कितना 1,25,000, उसका तुलना हम रेशियो से करेंगे, तो रेशियो में कितना है 100 है 2 वर्ष पहले का जनसंख्या 100 से। और क्या पूछ रहा है आपसे वर्तमान पूछ रहा है ना, तो वर्तमान यानी हम क्या करेंगे 81 से गुना करेंगे, तो ये आपका इतना कट गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वही चीज आ गया जैसा कि हम आपको रेशियो में बताए थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि उसी प्रकार के अनुपातिक राशि से गुना करेंगे और जो हमको निकालना है उससे हम गुना करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 125 गुना 81 यानी 10125 यानी इतना क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या प्रेजेंट टाइम का जनसंख्या हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, तो आप लिखिए यहाँ पे मैथ में कितना बोल रहा है 70% छात्र मैथ में, और उसके बाद बोल रहा है कि 80% छात्र जो है ज्योग्राफी में यानी भूगोल में, ठीक है 80% छात्र आपका बोल रहा है ज्योग्राफी यानी भूगोल में उत्तीर्ण हुआ है। उसके बाद देखिए आपका संख्या में दिया है कि दोनों विषयों में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है दोनों विषयों में 160 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम परसेंटेज देख रहे हैं कि मैथ में 70% है, ज्योग्राफी में 80% है, तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी परसेंटेज 100% से तो ज्यादा नहीं होगा टोटल, तो टोटल यहाँ पे 150% हो रहा है ना, टोटल 150% हो रहा है, जबकि एग्जाम में तो 100% ही ना छात्र उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए 100% छात्र उपस्थित हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कितना है, यानी 50% की बात हम करें 50% की बात करें तो ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो आपको यही पता करना है कि कॉमन क्या रहता है दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा हम वेन डायग्राम बनाते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन समझाने के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है यहाँ। देखिए मैथ में क्या हो गया ये 70 हो गया, ज्योग्राफी में आपका 80 दे दिया। देखिए कॉमन क्या हो गया आपका 25, यही क्योंकि इन दोनों का पूरा का मान कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए, लेकिन है क्या इन दोनों से मान ये आ क्या रहा है आपका 150% आ रहा है ना, यानी ये 50% जो है आपका यही कॉमन वैल्यू आ रहा है। तो कॉमन का देखिए दोनों विषय में क्या दिया हुआ है आपका संख्या में 160, तो 160 का तुलना हम 50 से करेंगे, क्यों क्योंकि परसेंटेज में 50% कॉमन है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या बताइए, कुल छात्रों की संख्या मतलब हम 100% से गुना करेंगे, कुल छात्र 100% है, तो देखिए 50 से ये 2 बार में यानी ये कितना हो गया टोटल छात्रों की संख्या आपका हो गया 320। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता जो है अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक है अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है। उसके बाद क्या रहा है छूट देकर एक पुस्तक बेचने से उसे 25% का लाभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको एक चीज बताना है कि अगर ये तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो बताइए कि उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का आपका रेशियो पूछे तो ध्यान दीजिएगा, और आपका डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दिया रहे तो एक चीज याद रखिएगा सीपी बटा एमपी बराबर आपको क्या करना है, ये होता है सीपी बटा एमपी बराबर सीपी है ना, तो जस्ट उल्टा करिए 100 में क्या करिए डिस्काउंट को घटाइए 100 माइनस डिस्काउंट %, और ये क्या है एमपी है ना, नीचे क्या करिए यहाँ पे आपको करना है 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट करना है। अब देखिए 100 डिस्काउंट कितना है 10, तो 100 में से 10 गया आपका 90 हो गया, और प्रॉफिट आपका 25 है ना, तो 100 में 25 का प्रॉफिट यानी 125 हो गया, तो इसका रेशियो आपका कितना हो जाएगा 5 से काटिए 18 बार में और ये 25 बार में, यानी आपका रेशियो हो गया 18:25। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा ये बस आपको चेक करना है कि कहाँ पे अगर दो डाटा जब भी दिख जाए डिस्काउंट दिया रहे या फिर लॉस या प्रॉफिट में से कुछ भी दिया रहे तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, ये आपका आंसर सेकेंडों में करवा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए प्रश्न क्या है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है आपसे। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो कुछ नहीं, आपका जो डाटा हुआ है दिया हुआ है उसे लिखिए। 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी 12 पेनों का सीपी बराबर है किसके, 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी 8 पेनों के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब इसका आप रेशियो ले लीजिए तो सीपी बटा एसपी ये क्या आ जाएगा, सीपी बटा एसपी आपका क्या हो जाएगा 8 बटा 12। एसपी इधर आया 12 इधर आया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस आ गया, एसपी इधर भाग में चला गया 12 इधर आ गया, तो रेशियो आपका क्या हो गया 2:3। तो अब देखिए सीपी आपका 2 है, एसपी आपका 3 है, तो कितना का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो 1 बटा प्रॉफिट हमेशा सीपी से निकाला जाता है, तो सीपी 2 है 1 बटा 2 गुना 100 यानी आपका प्रॉफिट जो हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया 50%। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारे अगले प्रश्न में दिया, प्रश्न देखने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप बीएसएससी का सेट प्रैक्टिस करते हैं तो यह सब जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यही पैटर्न आपका बार बार रिपीट करता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है। ठीक है, तीसरी संख्या से 20% और 28%। तो ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं पहला क्या है 20% और 28% कम है। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम आपके यहाँ पे लिखते हैं ये पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, दोनों संख्या तीसरी से, जब भी ध्यान दीजिएगा एक ही चीज जिससे रिलेट करेगा आपको उसी को 100 मानना है परसेंटेज में। तो क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को आप 100 मानिए। और क्या बोल रहा है क्रमशः, तो दूसरी संख्या 28 कम, इससे 28% कम ये जा रहा है, 28% कम जाएगा यानी ये 72 हो रहा है। और क्या बोल रहा है, और इसी से ये क्या हो रहा है, ये 20% का कमी हो रहा है यानी ये आपका हो गया 80। ठीक है, तो अब हम इसका रेशियो देखिए 4 से सब में भाग लग रहा है, तो ये 20 बार में, ये 18 बार में, और ये आपका कितना बार में हो गया 25 बार में। रेशियो तो निकल गया। आप देखिए आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो देखिए दूसरी संख्या ये है, पहली संख्या ये है, तो कितना कम है, यहाँ देखिए 2 कम है ना, कम है किससे, पहली संख्या से। तो जिसमें का या से लगा रहे, ध्यान दीजिएगा जिसमें का या से लगा रहे, तो हम क्या बोले थे, जिसमें का या से लगा रहे वो हमेशा हर में आएगा। तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या 20 है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो गुना 100 करेंगे, 20 से ये 5 बार में, यानी कितने प्रतिशत कम है, 10% जो है ये कम है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, तो 36% अंक चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, एक व्यक्ति को कितना प्राप्त होता है, तो 113 अंक प्राप्त होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, वह जो है 113 अंक प्राप्त होने पर वह जो है 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 85 अंक वह क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 85 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स बताइए कितना है। तो ध्यान दीजिएगा कि पास होने के लिए 36% चाहिए और एक व्यक्ति को 113 आ रहा है, और क्या हो रहा है 113 आने पे वो कितना से फेल हो रहा है, 85 से। यानी उसको अगर इसको हम 85 दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाता है। अगर इसको 85 नंबर और आता तो ये पास हो जाता। यानी इसको टोटल कितना नंबर चाहिए, तो इसको चाहिए 198 नंबर। 198 नंबर अगर इसको आता तो क्या होता है, ये पास हो जाता है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुल नंबर पूछ रहा है ना। तो देखिए पास का कॉन्सेप्ट हम पास से, यानी पास का तुलना पास से करेंगे, तो आपका 198 नंबर पास है कितने प्रतिशत पे, 36% पे। तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा में टोटल मार्क्स, तो परीक्षा में टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, अब देखिए क्या इसको कैंसिल करिए तो कितने से हो रहा है, देखिए 6 से कैंसिल करिए, ये 6 बार में, और ये हो जाएगा 6 18 और ये 6 18 1 6 18 हो गया। ठीक है, यानी 3300, देखिए 6 5 30 और 6 5 30 यानी 550 नंबर उसका फुल मार्क्स होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया था, ये आ गया 550 पूरा नंबर।
तो इस कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको यही करना है, जब भी आपका दिया रहे कि इतने प्रतिशत में पास हो रहा है, इतना अंक से फेल आ रहा है, तो आपको हमेशा करना है क्या कि पास का तुलना पास से करना है, यानी आपको निकालना है कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। ठीक है, तो उतना नंबर हम निकालेंगे और पास का तुलना पास से, पूरा नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। अगर ठीक है 100% से गुना करेंगे, तो अगर आपके प्रश्न में कभी भी ऐसा पूछे तो आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, जिससे आप सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी जो है या तो गणित या तो भौतिकी या दोनों लिए। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 65.8%। ठीक है, 65.8% जो है भौतिकी लिया है, और बोल रहा है कि 59.2% जो है क्या है वो गणित लिया है। 65.8% गणित लिया है, 59.2% भौतिकी लिया है। ठीक है, तो और उसके बाद दिया हुआ है आपका क्या कि कुल दिया हुआ है कि 2000 विद्यार्थी है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस विद्यार्थी की संख्या बताइए जो दोनों विषय लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप इस सीरीज का हिस्सा हैं तो जरूर आप पिछले वीडियो को भी जरूर देखे होंगे। तो पहले हम आपको 50 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप पहले इसको सॉल्व करके दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर हम बताएंगे क्वेश्चन को। चलिए, अब आपका समय खत्म हो रहा है, अब हम देखते हैं इसको कैसे बनता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका कि ये मैथ में इतना है और ये क्या दिया हुआ है फिजिक्स में इतना है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में मिला के किसी भी कक्षा में 100% ही विद्यार्थी होगा। तो यहाँ देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं तो ये आपका आ रहा है कितना 125%। तो कितना ज्यादा हो रहा है देखिए 25% ही कितना होना चाहिए, टोटल 100% होना चाहिए, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे वेन डायग्राम बना के। तो टोटल 100% होना चाहिए, तो आपका देखिए ज्यादा कितना हो रहा है 100 से ज्यादा 25% हो रहा है, यानी ये जो 25% आपका आता है यही आता है दोनों कॉमन का विषय आता है, यानी 25% में जो है मैथ भी शामिल है और फिजिक्स भी शामिल है। ठीक है, तो देखिए 25% मैथ और फिजिक्स का शामिल हो गया। अब आपका दिया हुआ है कि 2000 टोटल विद्यार्थी, यानी 2000 टोटल विद्यार्थी, यानी 2000 का तुलना 100% से, टोटल विद्यार्थी 100% है। फिर आपसे पूछ रहा है दोनों विषय में जो लिया था, दोनों विषय में क्या बोले 25 ही लिया है ना, तो हम 25 से गुना करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, यानी आ गया आपका कितना 500 विद्यार्थी जो है जो दोनों लिए है, फिजिक्स और मैथ दोनों लिए है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और जितना से ज़्यादा लोगों को इस सीरीज का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSSC अर्थात बिहार सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आपके लिए लाते रहेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 चैप्टर का क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनु और भरत की आयु का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, मनु और भरत की आयु का अनुपात। देखिए तो यहाँ पर लिख रहे हैं मनु, M से मनु और B से भरत। मनु और भरत की आयु का अनुपात आपका दिया हुआ है 6:5। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का योग। तो इन दोनों की आयु का योग यानी मनु प्लस भरत का आयु का योग दिया हुआ है कितना 44 साल। ठीक है, 44 साल। तो जैसा कि हम आपको रेशियो चैप्टर में पहले बताए थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि उसी प्रकार की अनुपातिक राशि। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, मनु और भरत की आयु का योग दिया हुआ है। तो रेशियो में देखिए कितना हो रहा है इन दोनों की आयु का योग, तो 11 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 44 का तुलना 11 से करेंगे, तो ये कितने बार में कट गया 4 बार में ना, 4 बार में कट गया। तब हमको मनु का निकालना है, तो मनु का निकालना है तो 6 से गुना करेंगे, और भरत का निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 24 और ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मनु का उम्र हो गया कितना, मनु का उम्र हो गया 24 वर्ष, और ये भरत का उम्र, तो भरत का उम्र कितना हो गया 20 वर्ष। उसके बाद आपके प्रश्न में कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा 8 वर्ष बाद यानी 8 साल दोनों में जोड़ेंगे ना, 8 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, यानी मनु का आयु हो गया 32 वर्ष और भरत का आयु हो गया 28 वर्ष। तो इसको काटिए, देखिए 4 से कट रहा है, 4 से 8 बार में और 4 से 7 बार में, यानी हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 8:7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के मेथड में आपको यही ध्यान रखना है कि जैसा निश्चित राशि दिया हुआ है उसी प्रकार में अनुपातिक राशि से हम तुलना कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है कि माँ और पुत्री का औसत आयु
देखिए माँ और पुत्री का औसत आयु, यानी हम लिख रहे हैं मदर प्लस डॉटर का जो एवरेज है, ये एवरेज आपका दिया हुआ है 21 वर्ष। उसके बाद दिया है कि माँ और पुत्री की आयु का अनुपात, ध्यान दीजिएगा माँ और बेटी की आयु का अनुपात, ये आपका दिया हुआ है कितना, 5:1। 5 अनुपात क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बोले थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि रहेगी उसी प्रकार की अनुपातिक राशि को ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है ना, निश्चित राशि में क्या दिया हुआ है, एवरेज। तो आप रेशियो से एवरेज निकालिए। तो रेशियो आपका क्या है, मदर और डॉटर का क्या है, 5:1। तो यहाँ से रेशियो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 6 और 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 पर्सन है तो 2 हो जाएगा, यानी एवरेज यहाँ से आपका कितना आ गया, 3। अब देखिए हम चलते हैं कि रेशियो से एवरेज आ गया और निश्चित राशि एवरेज में है। तो देखिए यहाँ तुलना करिए तो हम क्या करेंगे, 21 का तुलना हम 3 से करेंगे। और देखिए अब माँ का निकालना है ना, तो माँ का यहाँ कितना है, 5 है ना, तो 5 से गुना करेंगे। और माँ का 5 है तो 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 7 × 5 = 35 बार में। और बेटी का निकालना है तो बेटी का क्या है, 1 है ना रेशियो में, तो 1 से गुना करेंगे यानी 7। अब देखिए आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, ये जो आपका आ गया, क्या आ गया, प्रेजेंट एज आ गया, ये आपका प्रेजेंट एज आ गया। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 साल बाद माता कितने साल की हो जाएगी, 5 साल बढ़ा दीजिए, 40 साल की। और बेटी कितने साल की हो जाएगी, 5 साल बढ़ाइए यानी 12 साल की बेटी हो गई। अब इन दोनों का अनुपात लीजिए, अब इन दोनों का अनुपात हम निकालते तो देखिए क्या हो जाएगा, 40:12, यानी ये हो गया कितना, 10:3। यही आपका हो गया आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि एक पिता की उम्र जो है माता की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे तुरंत से माता का उम्र नहीं मानिएगा। जब भी आपका डाटा अलग से अलग एक दूसरे से रिलेट करके दे तो आप पहले पूरा क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। उसके बाद देखिए दिया गया है कि माँ की उम्र जो है इस समय उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी, देखिए पुत्री आ गया ना, इसके आगे अब कोई आदमी नहीं आ रहा है, आया ना, पहले पिता आया, माता आया, फिर पुत्री आई। तो देखिए अब यहाँ से आपको मानना है कि हाँ, अब आप पहले लिखिए ये पिता, माता और पुत्री। तो अब देखिए सबसे पहले चलिए पीछे क्या बोल रही है, माता जो है इस समय पुत्री की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। तो पुत्री की, माना कि इस समय पुत्री की आयु x हो गया, तो माता हो जाएगी कितनी, 3x हो जाएगी, 3 गुनी है। उसके बाद कह रहा है कि पिता जो है उससे 7 वर्ष अधिक है, तो माता से 7 वर्ष अधिक है ना, तो पिता हो जाएगा कितना, 3x + 7। अब देखिए आगे आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया है कि इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। ध्यान दीजिए, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। 10 वर्ष यानी x का वैल्यू हमको पता चल गया 10 वर्ष। तो माता कितनी हो जाएगी, 10 या 30 हो जाएगी, और पिता कितने हो जाएंगे, तो 37 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र ज्ञात कीजिएगा। ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, आप गलती मत करिए कि डायरेक्ट 37 वर्ष पिता का उम्र आया तो आंसर लगाएंगे, नहीं। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 37 वर्ष जो आया है ये कब है, जब बेटी 10 साल की है। बेटी 10 साल की है तब पापा 37 साल के हुए। तो पूछ रहा है पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री के जन्म के समय यानी 10 साल पहले। पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ ना, पुत्री 10 साल की है तो 10 साल पहले, यानी पिता का उम्र कितना हो जाएगा आपका, 27 वर्ष। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु 9 वर्ष है। 4 लड़कों का औसत देखिए तो हम यहाँ लिखते हैं कि 5 साल पहले यानी 5 ईयर्स आपका अगो, 5 ईयर्स अगो क्या दिया हुआ है कि 4 लड़कों का औसत दिया हुआ है कितना, 4 लड़कों का औसत दिया हुआ है 9 साल। यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये 4 बॉयज का एवरेज जो आपका दिया हुआ है, 4 बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 9 साल, ठीक है। 4 लड़का का एवरेज आपका दिया हुआ है 9 साल। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है कि एक नया लड़का शामिल हो जाने से उनका वर्तमान एवरेज 15 साल हो गया है। तो देखिए तो 4 लड़का का टोटल कितना हो जाएगा भाई, 4 लड़का का टोटल एज, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 4 लड़का का टोटल एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 9 यानी 36 वर्ष। हम लोग जानते हैं कि टोटल संख्या क्या हो जाता है, औसत गुना नंबर होता है। तो औसत गुना नंबर यानी 9 चौके 36 साल हो गया। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, तो ये तो 5 साल पहले है ना, आगे आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्तमान में, तो इसको पहले आप वर्तमान में लाइए। तो ये 5 साल पहले है ना, तो 5 साल पहले 4 लड़का का है, यानी हम इसमें क्या करेंगे, 5 चौके 20 साल जोड़ेंगे, क्योंकि चारों लड़का ना 5 साल बड़ा होगा भाई। 4 लड़का है 5 साल पहले, तो 4 साल सबका जुटेगा, 5 साल सबका जुट रहा है चारों लड़का का, तो 5 चौके 20 हो गया। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, 56। अब देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक नया लड़का और शामिल होता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नया लड़का शामिल होने पर,
न्यू बॉयज़ इंक्लूड, ठीक है, हम यहाँ न्यू बॉयज़ इंक्लूड होने पे ये टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो नया लड़का शामिल हो जाएगा तो टोटल लड़का आपको कितना हो गया 5 ना, तो 5 और एवरेज कितना दिया हुआ है 15, तो 15 × 5 = 75 यानी 75 साल। ये क्या हो गया, नया लड़का शामिल होने पे पूरा एज 75 और पहले 4 लड़का का एज कितना 56, तो आप निकाल सकते हैं नया लड़का का एज, तो नया लड़का का एज यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 - 56 यानी आपका यहाँ से नया लड़का का एज हो गया 19 साल। 19 साल का हो गया। करना क्या था आपको, दोनों टाइम का एवरेज लेना था, नया लड़का के शामिल होने पे और एक बिना शामिल हुए, उसके बाद उसको माइनस करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि उम्र में बड़े राम और श्याम, उम्र में बड़े राम और श्याम की उम्रों का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा राम हो गया आपका बड़ा क्योंकि उम्र में बड़े दिया हुआ है, तो राम और श्याम के उम्रों का अंतर आपका दिया हुआ है 16 वर्ष। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो दिया हुआ है कि राम जो है श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था, तो राम और श्याम का क्या दिया हुआ है, रेशियो 3 गुना अधिक बड़ा था। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप मेरे जैसे कहा जाता है कि आपके भाई आपसे 4 साल के बड़े हैं आप भी, तो 5 साल बाद ऐसा थोड़ी होगा कि वो 20 साल के बड़े होंगे, नहीं ना, वो 5 साल बाद भी 4 साल के ही बड़े होंगे। तो ये देखिए 6 वर्ष पहले दे रहे हैं, 6 वर्ष बाद दे रहा है, जब आयु का अंतर रहे तो ध्यान दीजिएगा कि आज आप 16 साल के बड़े हैं तो कल भी 16 साल के ही बड़े रहिएगा। तो ध्यान दीजिए 16 साल का अंतर है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 से, तो हम क्या करेंगे 16 का तुलना हम 2 से करेंगे। फिर आपके प्रश्न में पूछ रहा है तो श्याम की आयु बताइए, तो श्याम की आयु, राम की आयु पूछ रहा है, आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि राम की आयु बताइए, तो राम का आयु कितना है 3 है ना, तो हम 3 से गुना करेंगे, तो ये 8 बार में यानी 24 साल। तो ध्यान दीजिएगा ये रेशियो हम कब लिए थे, 6 साल पहले का, 6 साल पहले का, यानी जो 6 साल पहले जो था राम 24 वर्ष का था, 24 वर्ष का था। तो अब वर्तमान निकालना है तो 6 साल हम जोड़ेंगे इसमें, यानी अभी राम कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे अगले प्रश्न में दिया गया है कि श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है। ध्यान दीजिएगा श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, यानी राम बड़ा हो गया, राम और श्याम की उम्रों का अंतर कितना हो गया 7 साल। उसके बाद दिया हुआ है कि उनके उम्रों का अनुपात जो दिया हुआ है आपका 7:9 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि राम अनुपात श्याम और ये 7:9, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ध्यान दीजिए आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि राम बड़ा है ना, तो यानी ये 9 जो है राम के पार्ट में जाएगा ना, यानी ये रेशियो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया श्याम का और ये हो गया राम का 7:9। अब क्या करना है, देखिए आपका अंतर दिया हुआ है तो रेशियो में से अंतर निकालिए, तो कितना हो गया अंतर 2 का, तो रेशियो में से अंतर 2 का, तो 7 का तुलना हम 2 से करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है प्रश्न में तो श्याम की आयु बताइए, तो श्याम की आयु रेशियो में कितना 7 वर्ष, तो हम 7 से गुना करेंगे, यानी 49/2 आपका आ गया ये कितना 24.5, यानी 24.5 साल जो उम्र है श्याम का है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3। तो हम यहाँ लिखते हैं ये कितना हो गया 4 वर्ष पहले, यहाँ लिखिए 4 वर्ष पहले, यहाँ हो गया पिता लिखिए और ये पुत्र लिखिए। 4 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात दिया हुआ है आपका 5:3। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि 4 वर्ष बाद, फिर 4 वर्ष बाद का डाटा दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात कितना है 3:2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपका टाइम इंटरवल में एज दिया रहे, मतलब 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, वर्तमान का दिया रहे, तो आपको करना क्या है कि पहले इन दोनों का अंतर देखिए। यहाँ 1 का अंतर हो रहा है, ऊपर में कितने का अंतर हो रहा है 2 का अंतर हो रहा है। तो जब भी अंतर अलग आ जाए, मतलब यहाँ पे 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर हो रहा है, आप इसके अंतर से गुना करिए, यानी इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए और इसमें आप नीचे वाले के अंतर 1 से गुना करिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम चल रहे हैं फादर, F फॉर फादर लिख रहे हैं और ये सन, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1 से गुना करिए तो 5 और ये क्या हो जाएगा 3, नीचे 2 से गुना करना है ना, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। हमेशा आपको अंतर से गुना करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए टाइम में आपका कितना का अंतर हो गया,
4 साल पहले, 4 साल बाद, यानी टोटल कितना टाइम हो गया? 8 साल। आपका टाइम टोटल कितना हो गया? 8 साल हो गया। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कितने साल का अंतर हो रहा है, देखिए दोनों साइड से सेम आएगा। 3 और 4 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। 5 6 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। यानी कितना का अंतर हो रहा है? 1 का। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? 8 का। तो उसी से हम तुलना करेंगे, 8 का तुलना हम 1 से करेंगे, ठीक है। 8 का तुलना 1 से करेंगे, जो अंतर आ रहा है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो पिता का आयु क्या है? यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ से लीजिए पिता की आयु 5 है, तो हम 5 से गुना करेंगे, यानी 8 5 40 साल पिता की आयु। तो ध्यान दीजिएगा ये 5 रेशियो हम कब लिए? 5 रेशियो यहाँ से आप सीधे जाइए सामने, तो ये कब लिए? 4 साल पहले का। 4 साल पहले का 5 रेशियो लिए है कि 4 साल पहले 40 साल के पापा थे, तो अभी प्रेजेंट में कितना होंगे? वर्तमान आयु पूछा है, तो प्रेजेंट में कितना होंगे? 4 साल जोड़ेंगे इसमें, यानी 44 साल के पापा होंगे प्रेजेंट टाइम में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। एज चैप्टर से अर्थात आयु संबंधी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सारा हम यहाँ पे करवा चुके हैं। इसके बाद हम लोग सारे चैप्टर जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सब चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करते रहेंगे। धन्यवाद। फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर BSSC की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि अभी तक स्नातक स्तरीय और इंटर स्तरीय जो भी प्रश्न बिहार सचिवालय में पूछा गया है उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें कि कुछ चैप्टर एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड हो गई है। और आज हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर 12,600 में बेचा गया है, तो वह लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसे 13,200 रुपया में बेचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 12,600 रुपया में बेचा जा रहा है। कब? जब 5% का लाभ होता है, तो ये बेचा जा रहा है। 5% लाभ का मतलब है, 5% लाभ का मतलब क्या है कि 105 रुपया इसका SP होगा और 100 रुपया इसका क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा और 105 इसका SP हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, SP का तुलना SP से, तो 105 से तुलना करेंगे और गुना 100 करेंगे, तो ये हमारा CP आएगा। तो ये कट गया 20 से, ये कटेगा 5 से 21 बार में, और ये 20 बार में, 21 से ये 6 बार में, यानी यहाँ से 600 बार में। यहाँ पे आ गया कितना? CP आ गया 12,000 रुपया। उसके बाद आपके प्रश्न में पूछा गया है कि 13,200 में बेचने पर, तो SP आपका क्या दिया हुआ है? 13,200। इतना तो बेचने पर क्या लाभ होगा? तो ध्यान दीजिए लाभ क्या होगा, यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल रहा है? तो प्रॉफिट आपका निकल रहा है, इसमें से गया तो इससे 2 गया 0, यानी 1,200 रुपया आपका प्रॉफिट निकल रहा है। कितने पे? CP पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, तो 12,000 पे निकलेगा और गुना 100। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये 3 0 खत्म, 12 से ये 10 बार में, यानी आपका प्रॉफिट जो आएगा वो प्रॉफिट परसेंट आपका होगा 10%। अगर आप इसी तरह से अपने मैथ को सही करना चाहते हैं तो इस सीरीज में जुड़ें और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न छोटा है पर बहुत फंसता है स्टूडेंट सब। इसमें क्या होता है कि क्या दिया हुआ है, लाभ जो बोल रहा है विक्रय मूल्य पर है, कितना? 25% लाभ है। विक्रय मूल्य पर कहने का मतलब हुआ कि 25% मतलब 1/4। तो नीचे जो ऐसे तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य पर, तो ये SP और ये हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ से CP निकालिए, तो CP क्या हो जाएगा? 4 - 1, यानी 3 आपका CP हो गया। तो आपके प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ बताना है, तो क्रय मूल्य पे लाभ बताइए, प्रॉफिट परसेंट अब बताइए। क्रय मूल्य पे तो लाभ कितना है? 1 रुपया, क्रय मूल्य 3 और गुना 100, यानी आपका लाभ जो हो गया 33.1/3% लाभ हो गया। इस टाइप के प्रश्न में आपको यही ध्यान रखना है कि जिस चीज पे कहा जाएगा, विक्रय मूल्य पे कहा गया है लाभ प्रतिशत, तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। अगर क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत रहता है तो ऐसे क्या आएगा, नीचे क्रय मूल्य। ऐसे तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जनरली हम लोग इसी पे निकालते हैं, नीचे CP होता है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। दिया गया है कि 5 आम और 4 संतरा का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरा का है। तो 1 आम और 1 संतरा का मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम आम को मानते हैं X, यानी 5 आम और 4 संतरा, तो संतरा को मानते हैं Y, का मूल्य वही है जो 3 आम
और 7 संतरा का है, यानी ये दोनों बराबर है। तो आपसे आम और संतरा का पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या माने हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आम यानी मैंगो को माने हैं हम x, और संतरा यानी ऑरेंज को हम क्या माने हैं y। तो आपसे एक आम और एक संतरा का मूल्य पूछ रहा है, तो करिए x वाले को एक तरफ लाइए, 5x - 3x बराबर 7y - 4y, यानी 2x बराबर 3y। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, x अनुपात y। आपको बताए थे कि जब बराबर में आता है तो रेशियो कैसे निकालते हैं, इसको ढकिए, जो बचा वो हो जाएगा x का यानी 3, y का निकालना है तो y को ढकिए, जो बचेगा वो, यानी 3:2। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 से ये 3 बार में और 5 से ये 4 बार में, तो 3 4 हो गया। अब देखिए CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा, CP रेशियो SP। तो क्या बोले कि फिर से ये बराबर आ गया ना, तो अगर SP का निकालना है तो SP को ढकिए, क्या बचा 3। CP का निकालना है तो CP को ढकिए, क्या बचा 4, तो 3:4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, कितने पे, तो 3 पे ना, क्रय मूल्य 3 है तो 3 पे गुना 100, यानी प्रॉफिट परसेंट आ गया 33.1/3%। जब भी आपको CP और SP बराबर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है और वहां से प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो वह यदि वह 7500 रुपया का सामान बेचता है तो उसका कमीशन कितना रुपया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसका कमीशन कितना है, 28%। कितने का सामान बेच रहा है, 7500 का। तो कमीशन कब दिया जाता है, आदमी जितना का सामान बेचता है उतना पे कमीशन दिया जाता है। तो 7500 का सामान बेच रहा है, उसको कमीशन कितना प्रतिशत मिलता है, तो 28% मिलता है। तो 28% यानी 28/100। अब गुना कीजिए इसको, तो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी इसको गुना करिए, 8 × 5 = 40 का 0 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 8 से 56, 56 4 60 का 0, फिर हो गया 6, 7 दूनी 14, 14 6 और 1 27, 2100 होगा। इस तरह से अगर आपको जब भी कमीशन पूछे कि कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है, तो ध्यान आपको यही देना है कि जितना का हम सामान बेचते हैं उसी पे कमीशन मिलता है। तो जैसे कि यहाँ 7500 का सामान बेचा गया था तो 28% कमीशन था, तो हम उसी का 28% निकालें, यानी उस व्यक्ति को 2100 रुपये का कमीशन मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े को 14,000 रुपये में बेचता है, प्रत्येक को 14,000 में रुपये बेचता है। एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तद अनुसार उसका कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, 15% लाभ और 15% क्या, हानि। माइनस का मतलब हानि। देखिए इसमें आपको प्रश्न फंसाने के लिए दिया जाता है। डाटा जो दिया गया है कि 2 घोड़े में प्रत्येक को 14,000 रुपये बेच रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब भी लाभ या हानि पूछे तो आपको उस डाटा को स्किप करना है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। देखिए 15% और -15%, तो इसको हम लोग बनाते हैं सक्सेसिव से। ध्यान दीजिए क्या होता है, तो 15 और ये -15 है ना, प्लस होता है, लेकिन हानि है तो माइनस हो गया। और आपको क्या करना है, प्लस 15 गुना -15 और बटा में 100। तो ध्यान दीजिएगा 15 तो कट गया, 0 हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, 225 -225 बटा 100, यानी क्या हो गया, -2.25। तो माइनस का मतलब पता चलता है कि इसमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। अगर यहाँ प्लस आता तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें लाभ हुआ है। जिसका आंसर क्या होगा, 2.25% क्या हुआ है, इसको हानि हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आपको इस प्रश्न में यही करना है। इतना बड़ा अगर आप ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट, डाटा दिया रहता तो ऐसे करते 14,000 को 15% हानि पे बेचे, लाभ पे बेचे, इस तरह से करना गलत है। ये आपका एग्जाम में टाइम ले सकता है। तो आपको हमेशा यही मेथड अपनाना है। जब भी दिया रहेगा तो आपको डाटा ये वाला लेना है, जो हानि हुआ है और जो लाभ हुआ है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी जो है एक कलम को 20% की हानि पर बेचा है। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि वह उसे 12 रुपया अधिक में बेचता तो 12 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो उस पेन का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपका ऐसे में दिया रहे ना कि पहले क्या किया है, वो 20% का क्या हानि पे बेचा है और दूसरी बार क्या किया है, वो 12 रुपया अधिक पे बेच रहा है। 12 रुपया अधिक पे बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, 10% का लाभ पे है। तो ध्यान दीजिएगा जब आपको 2 डिफरेंट यानी लाभ और
हानि दिया रहेगा, तो आप इन दोनों को जोड़िए तो 20 10 कितना होगा 30। अगर यही लाभ और लाभ ही दिया रहता तो आप घटाते। जब सेम चीज़ दिया रहेगा तो आपको घटाना है, अपोजिट चीज़ दिया रहेगा तो आपको जोड़ना है, ठीक है। तो अपोजिट दिया हो ना, एक हानि दिया हुआ है एक लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना डाटा से नहीं मतलब है, सीधे यहाँ से देखिए आप, ये समझाने के लिए लिखे थे, आपको मतलब क्या करना है, क्वेश्चन में सीधे देखना, एक लाभ एक हानि है ना, तो एक 20% का क्या है हानि है और दूसरा क्या है 10% का लाभ। तो आपको सीधे जोड़ना है 20 और 10 30। और क्या बोल रहा है कि 12 रुपया अधिक में बेचते ना, तो 12 का तुलना हम 30 से करेंगे। और किसी भी वस्तु को अगर हम खरीदे हैं तो उसका दाम 100% में होगा, यानी क्रय मूल्य आपका हो गया गुना 100। तो ये कट जाएगा कितने, 0 से 0 बार में, 3 से 4 बार में, और ये कितना हो गया आपका 40 रुपया उस पेन का क्रय मूल्य हो गया। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि एक ही वस्तु को, ध्यान देना, एक ही वस्तु को अगर लाभ पे बेचा जा रहा है, हानि पे बेचा जा रहा है और दिया रहेगा कि इतना रुपया अधिक में बेचते हैं, तो आपको यही मेथड अपनाना है। अगर 2 वस्तु का रहता है तो जस्ट इसके पिछले प्रश्न में हम लोग जाने कि 2 वस्तु को कैसे बेचा जा रहा था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और लाभ 25% है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य CP X वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, और उसके बाद एक डाटा और दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना है 25% है। तो ध्यान दीजिए, जब भी बराबर में डाटा दिया रहता है तो हम कैसे उसका रेशियो लेते हैं, CP अनुपात SP हम लेंगे ना। CP निकालना है तो CP को ढकिए, X बच गया यानी X ये हो गया, SP निकालना है तो SP को ढकिए यानी 20 हो गया SP। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है कि 25% लाभ हो रहा है, तो लाभ किस पे होगा, तो क्रय मूल्य पे होगा ना। 25% का लाभ यानी X का 125%, 125% निकालेंगे तो क्या आएगा SP आएगा। 25% हम लाभ पे बेच रहे हैं यानी बराबर हो जाएगा 20। तो इसको सॉल्व करिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 25 25 25 और 25 चौका 100, 5 से 4 बार में, यानी X का मान आ गया 16। और यही X आपसे पूछा जा रहा था, यानी X क्या है CP है, तो आपके प्रश्न में पूछ रहा था CP। तो ध्यान आपको यही देना है कि जैसे बराबर दिया हुआ है, अगर इस जैसे क्या होता था पिछले प्रश्न में दिया हुआ था आपका कि CP बराबर SP दिया हुआ था, और इस प्रश्न में क्या है SP आपका गायब कर दिया है और प्रॉफिट दे दिया है। तो जो भी दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहे लॉस दिया रहे, तो हम X का मान अगर CP में दिया है तो CP से करेंगे, CP का होता है ना प्रॉफिट परसेंट, तो CP से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यानी X का 125/100। अब बराबर में क्या आएगा, हमको SP प्राप्त होगा, तो SP हमको दिया हुआ है 20। तो उसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, X बराबर 16, जो कि प्रश्न में क्रय मूल्य है। यही आपके प्रश्न में पूछा गया था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 11:9 है, यानी आपके प्रश्न में दिया गया है CP और SP का अनुपात 11:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हानि कितने का हो रहा है, 2 का है ना, तो 2/11, हानि प्रतिशत निकालना है तो 2/11 गुना 100, यानी आपका कितना हो गया 200/11, यानी 18.2/11%। सीधे आपका रेशियो में दिया हुआ है, तो क्या करना है, हानि इससे भी ऐसे ही निकलेगा, रेशियो में दिया हुआ था हानि 2 रुपया का, प्रतिशत पूछ रहा है तो नीचे क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे, तो वही किया और हानि प्रतिशत आपका आ गया इतना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे है। पेट्रोल की कीमत 75 रुपये 50 पैसे है। उसके बाद बोल रहा है कि पहले कीमत में 20% की वृद्धि, पहले कीमत में 20% की वृद्धि, बाद में 10% की कमी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है कि अभी पेट्रोल का कीमत क्या है वो बताइए। तो देखिए 20% का वृद्धि हुआ है यानी 120/100, 10% का कमी हुआ है यानी 90/100, 90/100। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए ये 0 से 0, 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से यहाँ 0 खत्म, इसके बदले हम नीचे 1 0 और देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 6 बार में, इसको कीजिए 5 से 151 बार में, यानी यहाँ पे हम करते हैं 6 से करिए, 6 कम 6, 15 6 का 90, 906 गुना 9 बटा में 10 गुना करिए, 9 6 का 54 और 9 9 81, 81/54 बटा 10 यानी पेट्रोल बटा 100, सॉरी यहाँ 2 0 है दशमलव के बदले, बटा 100 यानी क्या आ गया आपका 81 रुपया 54 पैसा जो है पेट्रोल का कीमत है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे पूछे कि इतने पर, जैसे 20% का वृद्धि हुआ यानी 100 में वृद्धि होगा तो 120%, 10% का कमी हुआ यानी 100 में कमी हुआ यानी 90%, इसलिए हम 90/100 से गुना किए हैं। चलते हम अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि दो मोबाइल फ़ोन है जिसको प्रत्येक को बेचा जाता है 4500 रुपये में, एक पर 6% का लाभ हुआ है और दूसरे पर 6% की हानि हुई है। तो पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में क्या हुआ है वो बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वही है कि डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है कि कितना में बेचा गया है। तो देखिए पहले पे 6% का लाभ हुआ है ना, दूसरे पे 6% की हानि, तो वही सक्सेसिव मेथड आपको यूज करना है। तो 6 - 6 अब प्लस 6 गुना -6/100, देखिए आपका हो गया, ये दोनों तो कट गया 0 और ये -36/100 यानी 0.36। माइनस का मतलब क्या हुआ, लॉस, माइनस लॉस को इंडिकेट करता है, यानी 0.36% जो है इस प्रश्न में लॉस हुआ है। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, डाटा को स्किप करना है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है इस चैनल पे, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़िए, इस सीरीज़ को जरूर ज्वाइन कीजिए, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ऑल कंपटीशन पर BSSA की सीरीज चलाई जा रही है, अर्थात बिहार सचिवालय में इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय जो भी मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर जैसे एज, रेशियो, परसेंटेज इत्यादि चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 का करवाया गया है। आज उसी का पार्ट 2 सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के अपना पहला प्रश्न पे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए बोला जा रहा है कि यदि एक पेन को 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर होती है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक डाटा दिया हुआ है कि एक पेन को 16 रुपया में बेचा जाए, यानी SP आपका दिया हुआ है 16। उसके बाद बोल रहा है कि प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य यानी CP मान लेंगे क्या, X। CP अगर X मान रहा है तो ध्यान दीजिए SP 16 है, CP X और बोला जा रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपका लॉस यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 16, लॉस हो जाएगा X - 16, क्योंकि क्या होता है लॉस होने में CP ज़्यादा होगा, SP कम होगा, तो X - 16। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा, तो X - 16 यानी हानि और बटा में CP होता है, CP × 100, और ये किसके बराबर बोला जा रहा है, तो ये आपका बराबर है ये बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर है, यानी CP के बराबर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 100x - 1600 = x²। तो इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पे कीजिए, तो x² - 100x + 1600। अब इसमें क्या होता है, इसको दो ऐसा फैक्टर में तोड़ना होता है जिसको गुना करने पे ये आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आए। तो देखिए 80 × 20, अगर हम इसको तोड़ते हैं 80 × 20 पे तो 1600 आ रहा है। यहाँ देखिए x² - 80x - 20x + 1600 = 0। अब यहाँ से आप इस कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x - 80 और -20 कॉमन लेंगे, -20 कॉमन लेंगे तो x - 80, यानी आपका फैक्टर क्या हो गया, x - 80 × x - 20। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ गया, x = 20 और 80, यानी x यही CP हमारा पूछ रहा है, तो CP बराबर, अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे CP 2 आ गया, एक 20 आ गया और एक 16 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में क्या कह रहा था कि SP 16 रुपया है और जो लॉस हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, तो वो लॉस प्रतिशत जो हो रहा है वो CP के बराबर हो रहा है, तो जो कि हमारा 20 ऑप्शन जो है ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो जाएगा CP = 20 रुपया, 80 रुपया से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा CP हो गया 20 रुपया। चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें x मानकर बताया गया है तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, लेकिन नहीं, इसमें डाटा एक ही दिया हुआ है, आपका SP जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है। तो इसका इसी मेथड से बन सकता है और कोई मेथड इसका शॉर्ट ट्रिक पे नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप लोग को इसका शॉर्ट मेथड पता है तो इसका व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके उस पर भेज सकते हैं सॉल्यूशन। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न से आपको ट्रिक वाइज बताया जाएगा, एकदम शॉर्ट मेथड। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी अपने
मूल्य पर, निर्धारित मूल्य पर 10% बढ़ाकर बिक्री मूल्य निर्धारित कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि उसमें 10% की छूट देता है, तो बताइए कि व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब दो तरह का डाटा लाभ या हानि का दिया रहे तो हमेशा हम सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि पहले 10% बढ़ाकर अंकित किया है, फिर क्या बोला है कि 10% वो क्या किया है, कम करके यानी छूट दिया है उस पर। तो देखिए जब भी आपका दो डाटा दिया रहे, एक प्लस एक माइनस परसेंटेज में, तो आपको सक्सेसिव यूज करना है। तो 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10/100 कैंसिल, ये 10 10 जीरो हो गया, यानी यहाँ से आपका आ गया 0 माइनस 1, यानी -1 डिनोट करता है, -1 डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 1% की क्या हुई है, हानि। तो हम इसको बोलेंगे 1% की हानि। अगर ये डाटा यहाँ पे प्लस में आता, प्लस 1% डाटा आता, तो यहाँ पे हम लिखते 1% का लाभ। तो माइनस क्या डिनोट करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हानि डिनोट करेगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1% हानि। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 50,000 रुपया में खरीदता है। ध्यान दीजिएगा 50,000 रुपया में खरीदता है, यानी सीपी आपका हो गया 50,000। उसके बाद बोल रहा है कि उसको 80,000 में बेचता है, यानी एसपी कितना हो गया आपका 80,000। तो पूछ रहा है क्या कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न हल्का है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि कहीं से भी प्रश्न है, ये आपके बीएससीसी के प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो कि पूछा गया है एग्जाम में। ये देखिए यहाँ से प्रॉफिट क्या निकल जाएगा आपका, तो 80,000 एसपी माइनस सीपी होगा, तो 80,000 माइनस 50,000 यानी 30,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट वाई क्या होता है, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है आपका 30,000, 30,000 बट्टा में 50,000, एसपी आपका 50, सीपी आपका 50,000 है इंटू 100, यानी यहाँ से आपका कितना हो गया 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया 5 से 20 बार में, यानी 20 दिया कितना हो गया 60% आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। हमेशा प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में हमेशा सीपी ही लेना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% का छूट देता है और बोल रहा है 17% लाभ कमाने के लिए वह क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत अधिक वृद्धि करे। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका प्रश्न जैसे अभी हम जो सक्सेसिव पे बना रहे थे ना कि 10% का छूट देता है और 10% उसको लाभ होता है, इस तरह से प्रश्न कर रहे थे, तो ये भी वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ एक क्या दिया हुआ है कि आपका 10% छूट, 10% छूट यानी -10% हम ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि 17% लाभ होता है। तो ये जो 17% दिया हुआ है ना, ये आपका जो सक्सेसिव के बाद का रिजल्ट आ रहा था, ऑल ओवर जो रिजल्ट था यानी पूरा लाभ जो व्यापारी का है वो 17% है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला डाटा यानी क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे, यानी ये जो हम यहाँ पे इस सक्सेसिव पे बनाते थे ना कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 बराबर इधर हमको जो डाटा प्राप्त होता था वो ऑल ओवर लाभ या हानि जो भी मिलता था। तो ध्यान दीजिएगा ये जो सक्सेसिव दिया हुआ है तो इसमें यही आपका बी दिया हुआ है 10% और ये 17%, मतलब यहाँ ये एक्स का वैल्यू है और ए हमको पता करना है। तो चलिए ए पता करना है यानी हम इसको मान लेते हैं क्या एक्स मानते हैं। उसके बाद क्या है ये 10% का छूट यानी ये माइनस में चला जाएगा, तो एक्स माइनस 10 प्लस एक्स इंटू माइनस 10 बाई 100 बराबर ये 17% ऑल ओवर लाभ है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 10 इधर प्लस में है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस में चला आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी x माइनस एक्स वाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 प्लस 10 यानी क्या हो जाएगा ये 27। ये 10 इधर माइनस में था, इधर आके क्या हो गया प्लस। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इसका एलसीएम होगा यहाँ 10 और ये 10x माइनस एक्स बराबर 27, यानी 9x बराबर 9x बटा 10 बराबर 27। तो 9 से कट गया ये 3 बार में, यानी x जो आया आपका कितना आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा इनटू में, तो 10 दिया 30%। यानी आपका जो बोल रहा है कि सीपी में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे, तो सीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे 30% की वृद्धि करेंगे, तो ऑल ओवर जो लाभ होगा वो 17% लाभ होगा। ऐसा प्रश्न में देखिए आपको 3 तरह से प्रश्न पूछता है। पहला आपका क्या करेगा, या तो आपका ए गायब कर देगा, ए पूछेगा, दूसरा में आपका बी गायब कर देगा, ए और ये डाटा दिया रहेगा, तीसरा में ये दोनों डाटा देके आपका ऑल ओवर लाभ या हानि पूछ सकता है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 2 आम और 3 नारंगी की कीमत 86 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आम को हम मान लेते हैं मैंगो और नारंगी ऑरेंज हो गया, तो 2 आम यानी 2 मैंगो और 3 नारंगी की कीमत यानी 3 ऑरेंज की कीमत आपका 86 रुपया है। ये ओ में बहुत दिक्कत हो जाएगा, एन मानते हैं। ये क्या हो गया, एन फॉर नारंगी, ये हो गया 86 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपया है। 4 आम और 1 नारंगी यानी एन की कीमत कितना है, 112 रुपया। तो इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। उसके बाद देखिए आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि आम और नारंगी के कीमत का अंतर पता कीजिए। तो देखिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके पूरा नहीं लाना है कि एक आम का निकालेंगे, एक नारंगी का निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों का अंतर लेंगे। ऐसे में आपका इक्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि यहाँ पे 4 आम है, 2 मैंगो है। यहाँ अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो मेरा 2 आम और 2 नारंगी का कीमत का अंतर निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम करते हैं इक्वेशन 2 - 1 करेंगे। तो ध्यान दीजिए 4m, यहाँ लिखते हैं हम 4m + n = 112, 2m + 3n = 86। माइनस करेंगे तो ये सिंबल माइनस हो गया। तो देखिए ये 4m में से 2m जाएगा यानी 2m, ये n और -3n यानी यहाँ से क्या हो गया आपका -2n = 26। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आया क्या, 2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो m - n = 26। 2 से ये कैंसिल हुआ 13 टाइम में, तो m - n = 13। अब देखिए ये क्या पूछ रहा था आपसे, यही पूछ रहा था कि आम और नारंगी के कीमत में अंतर बताइए। तो बिना हमको m और n का वैल्यू निकाले यहाँ से पता चल गया कि आम और नारंगी का कीमत का अंतर 13 रुपया हो गया। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप पहले इक्वेशन देखिएगा कि इक्वेशन से वैसा आ रहा है कि नहीं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। जैसे कि अभी हम देखें कि यहाँ पे पूछ रहा है 1 आम और 1 नारंगी की कीमत का अंतर, तो हम इक्वेशन में देखें कि 1 आम और 1 नारंगी निकल सकता है। 4 आम में से 2 आम यहाँ जाएगा और 3 नारंगी में से 1 नारंगी यहाँ जाएगा, तो दोनों का अंतर निकल सकता है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि पहले इक्वेशन देख के मान पता कर लें कि डायरेक्ट बिना इक्वेशन सॉल्व किए आपका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि अगर विक्रय मूल्य को दुगना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सुनने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें डाटा बहुत सारा हिडन है। क्या बोल रहा है, एसपी को दुगना, विक्रय मूल्य को दुगना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं विक्रय मूल्य को दुगना किया जाए तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है आपका 3 गुना। तो देखिए आप पहले कोई ऐसा डाटा मानिए, इजी सबसे छोटा डाटा मानिए। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट। तो देखिए मान लीजिए हम सीपी को ले रहे हैं 2 रुपया, एसपी 3 रुपया, यानी हम 2 रुपया में किसी चीज को खरीदे 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 1 रुपये का। अब चलिए डाटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसपी को दुगना किया जाए, तो इसको 2 गुना करेंगे, इसको 2 गुना करेंगे तो ये 6 हो गया। तो क्या बोल रहा है, अगर इसको दुगना किया जाता है तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, तो ये 3 गुना यानी 3 हो गया। अब देखिए एसपी आपका 6 है, प्रॉफिट आपका 3 है, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी सीपी आपका 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या, तो लाभ आपका कितना है, 3 है। यहाँ ध्यान दीजिए लाभ आपका 3 है और सीपी नीचे लेंगे तो 3 × 100 यानी क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत 100% लाभ होगा। यानी कि जब भी ऐसे तो डायरेक्ट हम यहाँ देख सकते थे कि सीपी अगर 3 है और आपका प्रॉफिट भी 3 है, सीपी और प्रॉफिट 3 है, दोनों सेम है, तो फिक्स है कि लाभ 100% ही होगा। जब भी जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ को हम 3 रुपया में खरीदे और हमको 3 रुपया लाभ ही हो गया, मतलब 100% का लाभ है, तो इतना आपको नहीं करना था। पर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रॉफिट, आपको समझाने के लिए यहाँ कर दिए कि 100% का लाभ हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, तो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि 6 गुब्बारा खरीद रहा है 1 रुपया में। 6 गुब्बारा यानी सीधे हम बोल सकते हैं 6 गुब्बारा का सीपी जो हो गया आपका 1 रुपया, तो 1 गुब्बारा का सीपी आपका कितना हो जाएगा, 1/6 रुपया। अब ध्यान दीजिए आपका क्या कह रहा है कि 100 कितने गुब्बारे बेचे 1 रुपया में कि उसे 20% का लाभ हो, यानी 1 रुपया में हम कितना गुब्बारा बेचे, यानी 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 1/6 का 120% निकालेंगे ना, क्योंकि क्या बोल रहा है सीपी, तो सीपी का कंपैरिजन सीपी से हो जाता है, जो निकालना है उससे गुना कर रहे हैं, यानी 120 से गुना हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, 6 से 20 बार में और 20 से ये 5 बार में, यानी 1/5 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा 1 गुब्बारा
क्या बोल रहा है, एक गुब्बारा का एसपी 1/5 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 1/5 रुपया में यहाँ हम लिख रहे हैं कि 1/5 रुपया में आपका कितना गुब्बारा मिल रहा है, एक गुब्बारा का एसपी हो गया। 1/5 रुपया में एक गुब्बारा, ये क्या आपका निकल रहा है एसपी। तो आप पूछ रहा है क्या, आपसे क्या पूछा गया था प्रश्न में कि 1 रुपया में ही कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा हो जाएगा, तो 1 रुपया में गुब्बारा हो जाएगा 1/1/5, यानी 5 गुब्बारा जो है हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो जब भी आपको इस तरह से दिया रहे तो सेम डाटा में पूछ रहा है ना कि 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीद रहे हैं, तो पूछ रहा है 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे। तो आप पहले 1 गुब्बारा का सीपी निकाले 1/6, उसके बाद 1 गुब्बारा का एसपी निकालेंगे तो आपका लाभ दिया हुआ है 20%। तो सीपी का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ एसपी निकला मेरा कितना, 1/5, यानी क्या बोल रहा है, 1 गुब्बारा का एसपी 1/5 रुपया। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि 1/5 रुपया में हम 1 गुब्बारा बेच रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचेंगे, तो 5 गुब्बारा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक डीलर जो है अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट की जगह 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो पूछ रहा है डीलर का लाभ बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी गलत वाट का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि अगर 960 गलत वाट का प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपका सीपी होगा। गलत वाट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं जो गलत वाट का प्रयोग होगा वो हर सिचुएशन में आपका क्या होगा, सीपी, यानी 960 रुपया। सीपी 960 रुपया, एसपी क्या हो गया आपका 1000। ध्यान दीजिएगा, तो प्रॉफिट यहाँ से कितने का हुआ है, 40 का प्रॉफिट होगा। तो 40 का प्रॉफिट है, नीचे सीपी आएगा 960 गुना 100, यानी हो गया 0 से 0 कैंसिल, 4 से 24 बार में, और ये 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, यानी आपका यहाँ पे कितना आ गया, 25/6, 4.1/6% आपका लाभ हो गया। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि गलत बाट यानी क्या होगा, सीपी। यहाँ पे हम लिख दिए हैं गलत बाट का मतलब हर सिचुएशन में क्या होता है, सीपी होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, सीपी एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, यानी मान लिया जाए अगर ये 100 है तो इसका 80% ये है, तो सीपी आपका 80 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है, 20 का, यानी 100 माइनस 80 20 का प्रॉफिट, तो 20/80 गुना 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी नीचे आता है, तो 20 से 4 बार में, यानी 4 से 25 बार में आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 25%। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर का करवाया हुआ है। ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न देखे तो नहीं, ये फालतू का क्वेश्चन है तो नहीं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी का सॉल्यूशन यहाँ करवाया जा रहा है। देखिए, ये आज का लास्ट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी आपको सीरीज में क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा, और अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर अवश्य देखिए। ये आपके लिए सक्सेस की का काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो आपका है वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है, और ये फिक्स है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है अपने प्रीवियस ईयर बेसिस पर ही। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर पे कमांड रहेगा तो फिक्स है आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। देखिए, चलते हैं आज के प्रश्न पे। दिया हुआ है कि रमेश जो है अंकित मूल्य से 10% कम पर, अंकित मूल्य से 10% छूट पर कार खरीदता है। देखिए, हम एमपी लिख रहे हैं, एमपी मतलब मार्क प्राइस, सीपी और एसपी। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य से 10% कम पर, अंकित मूल्य से 10% कम यानी 90 हो गया, यहाँ से 10% कम यानी 90 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि वह क्या करता है कि उसके बाद वह रमेश जो है अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा पर उसे बेचता है। अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा, यानी 100 से 20% ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत क्या, सीपी 90 रुपया है और एसपी 120 रुपया है, तो लाभ आपका कितना का हो गया, 30 का। किस पे होता है लाभ, निकलता है सीपी पे, यानी 90 पे निकलेगा, और गुना 100, यानी 30 से 3 बार में 100/3, यानी 33.1/3% जो है वो प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का सेशन खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपको बोल रहे हैं कि ये बीएसएससी की सीरीज अगर आप ज्वाइन किए हैं तो इसका पूरा एक एक क्वेश्चन आप देखिए, तभी आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा, वरना कोई फायदा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन देखें और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखें। ठीक है, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, अगले सीरीज का अगला चैप्टर लेकर।
एक बात और करनी थी कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बीएसएससी की इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय की सीरीज चला जा रही है, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है और स्टूडेंट की अपेक्षा आप काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। तो आज हम लोग उसी में से चलते हैं, रेशियो टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 2x बराबर, देखिए 2x बराबर 3y बराबर 4z दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है x रेशियो y रेशियो z का मान पूछ रहा है। तो इसका सबसे इजी तरीका आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको हाथ से ढक लीजिए। जैसे x का वैल्यू निकालना है तो इसको कवर करिए, क्या बच गया, तो 3 और 4 से इसको गुना करेंगे तो 3 चौके 12, यानी ये क्या हो गया आपका x का हो गया 12। और देखिए बाई का निकालना है ना, तो बाई को ढकिए, बाई को ढक दिए, क्या बच गया x और z, तो 2 चौके 8, तो 8 बच गया। अब देखिए z को निकालना है ना, तो z को ढकिए, बच गया क्या, 2 तिया 6, ये 6 बच गया, कटता है तो काट दीजिए, 2 से कट गया, ये 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। तो इस तरह से जब भी बराबर में रेशियो दिया रहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो हमने ऐसे करके ज्ञात किया। आपको ये नहीं समझना कि स्टार्टिंग के इतना इजी क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए हम शुरू किए इसी प्रश्न से, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही हमको करना है, तो प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि एक धनराशि को अजय और अमर के बीच 4:5 में विभाजित की गई है। तो देखिए लिख लीजिए पहले, अजय और अमर, देखिए दिया हुआ है एक धनराशि को अजय और अमर के बीच 4:5 में वितरित किया गया। तो आप पहले रेशियो लिखिए, अजय और अमर के बीच, अजय हम ए जैसे अजय लिख रहे हैं और ए एम से अमर लिख रहे हैं। अजय और अमर के बीच वो राशि क्या कह रहा है, 4:5 में वितरित किया गया है। अब आगे प्रश्न पढ़िए, आगे आपके प्रश्न में दिया गया है कि यदि अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, तो वह धनराशि कितनी थी। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि अजय को अमर से, यानी क्या रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, अमर माइनस अजय। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुई, तो रेशियो में जैसे हम आपको बताए थे, रेशियो पढ़ाए थे, हमको बताए थे कि जिस प्रकार की निश्चित राशि रहेगी उसी प्रकार की अनुपातिक राशि से तुलना करना है। तो देखिए दिया हुआ है क्या, अमर और अजय का दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 5, तो इसमें अंतर कितना का आ रहा है, दोनों में 1 का अंतर आ रहा है ना, तो उसका तुलना हम इससे करेंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है कि तो वो धनराशि कितनी थी, तो धनराशि कितना होगा दोनों का मिला के, 4 5 9, तो 9 से गुना करेंगे, यानी आपका कितना आ गया, 9 5 45, 45 रुपया जो आ गया आपका, ये पूरा धनराशि है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का भी निश्चित राशि देखिएगा जैसा दिया रहेगा, रेशियो में से आप वैसा निकालिएगा और उससे तुलना करिएगा और जो पूछेगा उससे गुना करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉय रेशियो गर्ल दिया हुआ है आपका कितना, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि लड़कों की संख्या को 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दी जाए, तो बताएं लड़के और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्रतिशत में बढ़ाना हो ना, तो आप इसको 100 में मानिए। जैसे मान लिया जाए ये लड़का का हो गया 200 और लड़की का हो गया आपका 300, 100 से हम गुना किए, रेशियो में लिए 200, 300 में लीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसको 20% बढ़ा दिया जाता है, प्लस 20%, और इसको बोल रहा है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए 200 का 20% हम निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई 100 में निकालना पड़े, 200 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ देखिए 200 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 100, यानी 0 से 0 खत्म, 40 आ गया। तो क्या बोल रहा है, इतना बढ़ा दिया जाता है, तो 40 जोड़ेंगे तो ये रेशियो क्या आ गया आपका, 240। अब बोल रहा है 300 में 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वैसे ही ज्ञात करिए। देखिए 300 का 10% ज्ञात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी 30 हो गया। तो इसमें हम 30 बढ़ाएंगे तो ये आपका आ गया कितना, 330। तो इन दोनों का रेशियो लीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 से 8 बार में, और देखिए 3 से 8 बार में और 3 से 11 बार में, यानी आपका नया रेशियो क्या हो गया, 8:11, ठीक है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में यही ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिशत वृद्धि करना हो तो आपको 100 में लेना है। 100 में लेने पे क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 5:6 है। तो लिख लीजिए आप, क्या दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात आपका दिया हुआ है 5:6,
और B और C का अनुपात, ध्यान दीजिएगा B और C का अनुपात दिया हुआ है 9:10, तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका होता है बहुत सारा मेथड, लेकिन हम आपको वही मेथड बताएंगे जिसमें कि 4 टर्म रहे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 5 टर्म रहे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग मेथड सीखने से फायदा नहीं है। तो देखिए हम एक ही मेथड पे सारा चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपको करना क्या है, A B C तीनों का रेशियो पूछ रहा है ना, तो इसको लिख लीजिए। A के सामने A वाला यानी 5, B के सामने B वाला यानी 6। अब देखिए फिर B अनुपात C दिया यानी 9 और ये 10, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, जो जो सा जगह बच रहा है ना उसके बगल वाला को भरना है। 6 के बगल वाला जगह बच रहा है तो 6 भरिए, 9 के पहले वाला जगह बच रहा है तो 9 भरिए, ठीक है। जहां पे भी खाली जगह रहेगा उसके आगे या पीछे देखेंगे जो अंक रहेगा हम वही भरेंगे, ठीक है। जिसको कि हम आपको पढ़ा चुके हैं रेशियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे रेशियो की वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हम इस मेथड को बहुत अच्छे से समझाए हैं। चलिए तो देखिए अब क्या करना है आपको, जो कॉमन रहे उसको काट दीजिए। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, ये तीनों में कॉमन था तो हम काट दिए। अब क्या करना है, इसको गुना करिए। तो 3 पचे 15, 6 तिया 18 और 10 दूनी 20। यही आपका आ गया रेशियो। A अनुपात B अनुपात C का रेशियो आ गया 15:18:20। इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों में कॉमन रहेगा वही डिजिट आपको काटना है। देखिए जैसे इसमें 6 9 9, तो ये तीनों 3 से कट रहा था ना, इसलिए हम 3 से काटे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि फिर से देखिए वही प्रश्न है जो मेथड से भी हम बनाए थे, उसी मेथड से फिर हम बनाएंगे। इसमें 4 टर्म आ गया है। A अनुपात B है कितना, 3:4, तो लिख ले जाइए। A अनुपात B आपका दिया हुआ है 3:4। B अनुपात C दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, B अनुपात C आपका दिया हुआ है 5:9, ठीक है। और C अनुपात D दिया हुआ है आपका 16:15। C अनुपात D दिया हुआ है 16:15। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो आ गया आपका 4 टर्म पूछ रहा है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात कीजिए। तो फिर हम वही मेथड ज्ञात करेंगे, वही मेथड लगाएंगे जिससे अभी हम पिछले बार सॉल्व किए। तो लिखिए आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखिए A B का मान लिखिए 3 4, B C का मान लिखिए तो 5 9, C D का मान लिखिए तो 16 15। अब देखिए हम आपको बोले थे ना कि इतना तो आप लिख लिए, अब जिसके बगल में खाली जगह बच रहा है वही आपको भरना है। जैसे अब देखिए जहां जहां खाली जगह बच रहा है उसके बगल का अंक ले, जैसे यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, और एक यहाँ यहाँ यहाँ, इतना जगह बच रहा है ना। अब देखिए इन दोनों के बगल में नजदीक कौन है, 4 है ना, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके नजदीक में कौन है तो 9 है तो 9 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है तो 5 है तो हम 5 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है 16 है तो हम 16 लिखेंगे। इसके नजदीक में कौन है 16 है तो हम 16 लिखेंगे। समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। तो देखिए 4 4 4 सब में कॉमन है, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ BCD में 4 4 कॉमन, नीचे 16 ले लेंगे हम में से। तो 4 को काटिए, 4 कट गया, 4 कट गया, 4 कट गया, और ये भी कट गया कितने बार में, 4 बार में। अब देखिए और भी कट रहा है क्या, नहीं अब नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको गुना करिए। 3 पचे 15 और 15 चौके 60। और ये क्या आ गया, B और B का देखिए 4 पचे B, 4 तो कट गया था, 16 पचे 80। ये क्या हो गया, 16 44 यानी 144 हो गया। अब आगे देखिए ये कितना हो गया, 15 35 यानी कितना हो गया 135। तो ये आपका आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो, ठीक है। अलग अलग मेथड पे मत जाइए कभी, ऐसा मेथड अपनाइए जिससे सारा क्वेश्चन एक मेथड से बने, वरना एग्जाम में मेथड सोचते टाइम लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाएं कौन सा मेथड लगाएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया, ये तो आयु आधारित प्रश्न है जिसको कि हम आपको पहले, जिसका सॉल्यूशन हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ध्यान दीजिए, लिखना है आपको क्या, कमला और सुषमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका, 4:5 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:9, 8:9। तो फिर पूछ रहा है कमला की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया रहे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर चेक करना। देखिए इन दोनों का अंतर कितना, 1, इन दोनों का अंतर कितना, 1।
अगर अंतर बराबर रहे तब तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि अंतर बराबर मिल गया। लेकिन अगर अंतर बराबर नहीं रहे तो आपको इसके अंतर से इन दोनों में गुना करना है और इसके अंतर से इन दोनों में गुना करना है, जो कि हम आपको बताए हैं एज वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे हम आपको पूरे डिटेल से बताए हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ कि अंतर सेम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम का अंतर देखना है। क्या टाइम का अंतर कितना, 5 साल का, तो 5 साल का अंतर। यहाँ से टाइम का अंतर कितना बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 4 साल बढ़ रहा है ना, इधर से भी 4 साल बढ़ रहा है, इधर से भी 4 साल बढ़ रहा है। तो ये 5 का तुलना हमको 4 से करना है। और ध्यान दीजिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि कमला की वर्तमान आयु। तो देखिए कमला की वर्तमान आयु ये है ना, तो कमला की वर्तमान आयु 4, तो हम 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट गया, यानी कमला की आयु हो गया कितना, 5 वर्ष। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, इन दोनों का अंतर अगर सेम आ जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं आए तो दोनों का अपोजिट गुना करना है, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से, ऊपर वाले के अंतर को नीचे से। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको टफ लग रहा है तो आप एक बार जाकर एज वाला वीडियो अवश्य देखें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात, ध्यान दीजिएगा अनुपात पे ध्यान दीजिएगा, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। तो जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया रहे रेशियो, तो आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना। देखिए तो इन सब का एलसीएम लीजिएगा, 2 4 16 का एलसीएम आता है 16, तो 16 से आपको इसमें गुना करना है। ठीक है, तो गुना करिए, 2 से कट गया कितने बार में, 8 बार में, यानी पहला रेशियो 8 आ गया। 4 से कट गया कितने बार में, 16 है ना, 4 से कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में, तो हो गया 4। अब 16 से कट गया कितने बार में, 1 बार में कट गया, तो 5 बचा, 1 गुना 5। यानी आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे तो आपको नीचे यानी डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है आपका, निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, 68,000 रुपया को, 68,000 रुपया को ए, बी, सी में बांटा जा रहा था ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसी में बांटा जा रहा था। तो देखिए क्या दिया हुआ, आप जोड़िए इसको, 8 निश्चित राशि, क्या निश्चित राशि दिया हुआ है सबका योग, तो वैसे अनुपातिक राशि करेंगे, 8 4 12 और 12 5 17, तो 17 से हम तुलना करेंगे। और आपसे पूछ क्या रहा है कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा भाग आपका क्या है, 8 है, सबसे छोटा भाग क्या है, 4 है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे गुना करिए, 4 से गुना किए, यानी आपका क्या हो गया, 17 से ये 4 बार में, 17 चौके 68, ये 4000 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 चौके 16,000, यानी सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना आ गया आपका, 16,000। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि चांदी पानी से 19 गुना भारी है। जब देखिए जब भी गुना भारी है दोनों का मिला के दिया रहे तो आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, तो बोल रहा है चांदी पानी से, यानी सिल्वर हम लिख रहे हैं चांदी जो है पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा यानी कॉपर, तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में तांबा किस प्रकार मिलाएं कि यह पानी से कितना गुना भारी हो जाए, 15 गुना भारी हो जाए, पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है लास्ट में कि सिल्वर और कॉपर का रेशियो बताना है मिश्र धातु में। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपको एलिगेशन मेथड लगाना है, इस तरह से क्रॉस इसको माइनस करना है। ठीक है, देखिए तो 19 में से 15 गया, कितना बच गया आपका 4, 15 में से 9 गया तो 6 बच गया। ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस, जैसे आप सोचिएगा एक बार 19 में 15 घटा दिए तो 4 आ गया, और 15 में 9 में 15 घटाएंगे तो -6 आएगा। लेकिन आपको एलिगेशन में माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए रेशियो आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आ गया आपका क्या, सिल्वर और कॉपर का ही रेशियो पूछ रहा था। तो सिल्वर का रेशियो क्या है 6, कॉपर का रेशियो 4 है, तो इसका अनुपात निकालिए तो कितना हो गया 3:2, यही आपका हो गया अनुपात। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को अक्सर विद्यार्थी एग्जाम में देखते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं ये क्या दे दिया, चांदी इतना गुना भारी, तांबा इतना गुना भारी, लेकिन नहीं छोड़ना है। ये देखिए कैसे सेकंडों में बन जाता है एलिगेशन मेथड से। तो ये हमारा रेशियो का पार्ट 1 वीडियो है, इसके कुछ प्रश्न रह गए हैं जो कि पार्ट 2 में हम करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो पढ़ा रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है सबको। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
बीएसएससी की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कि हम आपको आज हम रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेशियो का पार्ट 1 में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे प्रीवियस ईयर का, और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसको कि आज हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:5 है। ध्यान दीजिएगा, आय मतलब इनकम, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, इनकम और सेविंग 7:5 है, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है कि यदि उनका खर्च जो है 72,000 रुपया है तो बताएं कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मासिक आय कितनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना के तो आते हैं लेकिन गलत करके आते हैं। देखिए क्या, तो सेविंग दिया हुआ है 7:5, इसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, यानी खर्च क्या हो जाएगा, इनकम 7 रुपया, बचत 5 रुपया, तो खर्च कितना, अनुपात में 2 रुपया। अब यही दिया हुआ है आपका निश्चित राशि में कि 72,000 रुपया क्या है, उसका खर्च है 72,000 रुपया। तो 72,000 का तुलना हम 2 से करेंगे, अनुपात में 2 खर्च दिया हुआ है। पूछ रहा है इनकम बताइए, तो इनकम गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी ये कट गया 36,000 बार में। तो इसको गुना करिए तो आपका कितना आ जाएगा, 000 लिखेंगे, 6 7 42 का 2, 4 बच गया, 4 7 21 4 25, यानी 252,000 आया। अब देखिए बस सभी विद्यार्थी यहीं तक छोड़ के चले आते हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते कि पूछ रहा है क्वेश्चन में मासिक आय। हम ये गलती अक्सर हो जाया करती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मासिक आय पूछ रहा है तो मासिक आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। ये आपका वार्षिक आय निकला था 252,000। अब देखिए चलते हैं, इस मासिक आय ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो ये ज्ञात कीजिए, 12 से 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी 21,000 बार में ये कट गया, यानी इसका कितना हो गया, मासिक आय जो हो गया वो 21,000 रुपया हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये गलती आप नहीं कीजिएगा जो गलती हम आपको बताए हैं कि वार्षिक आय पूछे तो वो करना है, मासिक आय पूछे तो भी यही करके आना है, ऐसा नहीं करना है आपको। मासिक आय पूछने पे 12 से जरूर आप भाग दीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि 24 और 32 में से 8 को घटाया जाए तो इसके संगत अंक के अनुपात किस अनुपात में होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो क्या अंक दिया हुआ है, सबसे इजी क्वेश्चन समझिए। तो हमको लगता है अभी तक में सबसे इजी क्वेश्चन होगा कि 24 और 32 में से क्या घटाने बोल रहा है, 8 घटाया जाए तो इसके संगत अंक किस अनुपात में होंगे। ऐसे तो कि डायरेक्ट रेशियो से अंक घटाना ये सही नहीं है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो आप डायरेक्ट रेशियो से घटाइएगा। डायरेक्ट रेशियो में से हम अंक नहीं घटा सकते, उसको x में मानना पड़ेगा तब घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16, ये 32 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 24। तो इसका रेशियो निकालिए तो कट गया 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, यानी आपका रेशियो आ गया 2:3। तो था ना सबसे इजी प्रश्न। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। इजी प्रश्न देख के हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहे हैं सॉल्यूशन इसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और ये सीरीज भी प्रीवियस ईयर पे ही चल रहा है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में, तो 1:2:3 में है। यदि उसमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको करना क्या, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। किस किस का सिक्का है, तो 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है, ठीक है। 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। अब दिया हुआ है इसका रेशियो, यानी इसके संख्या का रेशियो दिया हुआ है कि 1:2:3 में है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है आपका कि यदि इसमें कुल कितना रुपया है, 30 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए कि 1 रुपया में देखिए 25 पैसा का एक सिक्का, यानी कितना हो गया आपका 25 पैसा, ये आ गया। 10 पैसा का 2 सिक्का, यानी कितना हो गया, ये 20 पैसा आ गया। वैल्यू हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू लिख रहे हैं। 3 देखिए 5 पैसा का 3 सिक्का, यानी 3 5 15, कितना आ गया, 15 पैसा हो गया। अब ये देखिए रुपया में दिया हुआ है तो इसको आप पैसा में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, इसका वैल्यू टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू दे रहा है ना कि बैग में 30 रुपया है, उसी को हम पैसा में बदले हैं। 30 रुपया क्या हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। तो इसको जोड़िए तो 25 15 आपका हो गया कितना, 40, 40 20 60, तो 60 से तुलना हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि तो बताइए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 3 ना,
तो 3 से हम गुना करेंगे, तो 60 से कितने बार में, 5 बार में, 60 से कितने बार में, 5 बार में हो गया, ये 5 बार में, और ये 0, यानी क्या हो गया आपका 150 सिक्का जो है 5 पैसा का है। तो देखिए आपका जब भी सिक्के पे आधारित प्रश्न आए तो आपका 2 ही चीज़ देगा क्वेश्चन में, या तो आपका निश्चित राशि में सिक्कों की संख्या देगा या फिर निश्चित राशि में आपका उसका वैल्यू देगा। तो आपको क्या करना है, अगर संख्या दिया रहेगा तो संख्या का तुलना संख्या से, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू का तुलना वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। तो लिखिए राम और रहीम, ठीक है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:8। उसके बाद बोल रहा है कि रहीम जो है 66 इंच लंबा है। रहीम कितना इंच लंबा है, 66 इंच लंबा है। तो बताइए राम कितना इंच लंबा होगा। तो देखिए रहीम का दिया हुआ है निश्चित राशि, तो जिस प्रकार की निश्चित राशि उसी प्रकार की अनुपातिक राशि से तुलना। तो अनुपात में रहीम का कितना दिया हुआ है, 8 ना, तो 66 का तुलना हम 8 से करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है कि राम का आयु बताइए, तो राम का आयु बताइए, यानी राम का आयु कितना है, 7, तो 7 से गुना करेंगे। ये कट गया 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, गुना करिए, आपका कितना आ जाएगा, 7 या 21 का 1 हो गया और 2 बच गया, 7 या 21 23, 231/4, यानी इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करिए तो 4 5 20 हो गया, 3 1 आ गया, 4 7 28, 3 0 4 7 28, यानी 57.7 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है कि 3 कारों की चाल का अनुपात, ठीक है, चाल का अनुपात यानी स्पीड का आपका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि तदनुसार समान दूरी तय करने में उन तीनों कारों को कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड और टाइम जो होता है ना एक दूसरे का उल्टा होता है। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना कम समय में हम पहुंचेंगे, जितना कम स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा जाने में। ये तो ऑब्वियस है, आप देखते ही होंगे कि अगर बस बहुत धीरे चल रही है तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बस बहुत स्पीड चल रही है तो हमको बहुत कम समय लग रहा है किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड का उल्टा टाइम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/4। अब इसका रेशियो लेना है। तो देखिए आपको हम बताए थे ना कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हम कैसे रेशियो लेते हैं उसका, तो एलसीएम लेंगे इन तीनों का। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 से गुना करेंगे। तो देखिए 2 से कितने बार में, 6 बार में, 3 से कितने बार में, 4 बार में, और 4 से कितने बार में, 3 बार में। तो उनके चालों देखिए उनके समय का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये सेशन कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, हम लिखेंगे कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। 2 वर्ष पूर्व यानी क्या है, 2 वर्ष पूर्व, ये लिख दिए हम, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए जब हम आपको बताए थे ना कि जब भी आपका एज दिया रहे, 2 साल 3 साल के अंतर में अनुपात दिया रहे, तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इन दोनों का अंतर कितना, 1, इन दोनों का अंतर कितना, 1। चलिए फिर से ठीक है कि समान आ गया अंतर। अगर असमान ये अंतर नहीं रहता, अंतर डिफरेंस रहता कि इनमें 2 का अंतर, ऊपर में 3 का अंतर, तो एक दूसरे से हम गुना करते, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले टर्म में, नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले टर्म में। लेकिन यहाँ क्या है, बराबर अंतर दिया हुआ है। तो चलिए तब ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बराबर अंतर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें अंतर बराबर दिया हुआ है, तो देखिए क्या करना है, इसका अंतर कितना है, 2 वर्ष का ना, तो 2 वर्ष का अंतर, आपको टाइम का अंतर लेना है। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का, 1 का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 से तुलना करेंगे। ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 5 से गुना करेंगे, यानी कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया ए का वर्तमान आयु। ठीक है, तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि अंतर चेक करना है। यहाँ पे तो अंतर बराबर मिल गया ना। अगर आपको इसके अलग अलग अंतर वाले प्रश्नों को देखना है तो इसके पहले ही हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको सेशन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि P + Q + R = 1।
P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1 दिया हुआ है। एक डाटा और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। तो पूछ रहा है P अनुपात Q अनुपात R बताइए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे अच्छा होगा आपका कि वैल्यू पुटिंग यूज करिए। वैल्यू पुटिंग से कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है वो चेक करना है। तो देखिए अगर हम P का मान 1/3 रखते हैं, Q का मान 1/3 रखते हैं, R का मान 1/3 रखते हैं, तो ये 1 आ रहा है कि नहीं? इसको जोड़िए। देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और ऊपर भी 3, यानी कट के कितना आ गया? 1। ये वाला अब इसमें चेक करते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो चेक करिए, ये इतना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। 1/3 गुना 1/3 हो जाएगा कितना? 1/9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये भी आ रहा है 1/9 प्लस 1/9 अब प्लस में 1/9, तो ये भी सॉल्व करने पे आपका आ रहा है 3/9, यानी 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा डाटा लेना है जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R पता करिए। तो पता करिए यहाँ P अनुपात Q अनुपात R, तो क्या हो जाएगा? 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। तो देखिए तीनों कट जाएगा ना 1-1 से, यानी आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको ऐसा डिजिट लेना है जो कि इसको सेटिस्फाइड कर दे, उसके बाद आप पुट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न को अगर आप मेथड से बनाने जाइएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे एग्जाम में मैटर करता है टाइम सेव करना, कि किस मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कम समय लग रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा वैल्यू पुटिंग यूज करिए, क्योंकि आपका समय बचा देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आपके प्रश्न में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यदि एक संख्या में किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह उस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि चलो पहला संख्या x हो गया और दूसरा संख्या y हो जाए। देखिए तो अब लैंग्वेज पे चलिए, क्या दिया हो रहा है कि यदि एक संख्या में दूसरी संख्या का 20% जोड़ा जाए, जो बोल रहा है हम बस वही कर रहे हैं, 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या में क्या, उस संख्या में क्या हो रहा है? 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा? 150/100। 50% का वृद्धि यानी 150/100। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा आपका? ये 20/2500 यानी x प्लस y/5 इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा आपका? 50 से 3 बार में और 2 बार में 3x/2। अब देखिए x वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, y/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x/2 और माइनस क्या हो जाएगा? x। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ से क्या आया सॉल्व करके? y/5 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा? 2 LCM, 3x में से 2x चला गया, यानी x/2 आ गया ना। तब देखिए x और y का रेशियो आपका क्या हो जाएगा? तो x रेशियो y क्या हो जाएगा? तो देखिए ये y यहाँ आ जाएगा, यानी 2:5 आपका ये संख्या हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अब अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है सब सेम जैसा कि मेथड हम आपको बताएं उसी मेथड पे सब आधारित है। 2-3 प्रश्न रह रहे हैं जिसको कि आप कर लीजिएगा। अब देखिए और ये सीरीज अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्या करता है अपने प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे क्वेश्चन सेट करता है। तो प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो ऑब्वियस है कि और स्टूडेंट की अपेक्षा आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। एक बात और बोलनी थी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुकी है इस सीरीज में, तो उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर सारे वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।